नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। हर बार की तरह इस बार भी हम आपको रूबरू कराएंगे हमारे देश के प्रदेश की जानी-मानी हस्ती से और करेंगे उनसे सलाह मशवरा। इसी कड़ी में आज के हमारे मेहमान हैं श्री भास्कर लाश्काकार जी। आप 2010 बैच के आईएएस अफ़सर हैं। आपने बहुत सारे विभागों में अपनी-अपनी अहम भूमिका निभाई है। वर्तमान में आप बीज एवं फार्म विकास निगम में बतौर एमडी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो आज हम उनसे लेंगे बहुत सारी सलाह और करेंगे उनसे मशवरा। भास्कर जी, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम सलाह मशवरा में। सर, बहुत सारी बातें आपसे करनी है मुझे। आप इसी वर्ष आपने अपनी सेवाएं दी रतलाम में बतौर कलेक्टर। उसके बाद से आप बीज विकास निगम में, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में। फ़िलहाल एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, खेती, किसानी और हमारे जो नेता कहते हैं कि साहब मैं कृषि को लाभ का धंधा बनाऊँगा। तो कुछ भी करने के पहले एक बीज जैसा बोओगे वैसा उगेगा। बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है आपके विभाग की। सर, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे सर कि किस तरह से विभाग आपका कार्यशील रहता है और लाभान्वित हो रहे हैं सब लोग। थैंक यू वेरी मच। एक आपको यहाँ पर इस विषय में चर्चा के लिए बुलाया है। सबसे ज़रूरी चीज़ किसान के लिए सही बीज का सिलेक्शन होता है और न सिर्फ सही बीज का सिलेक्शन हो बल्कि उसका उत्पादन भी बढ़ सके, इसकी चिंता भी सही बीज के माध्यम से ही हो सकती है। जी। बीज विकास निगम का जो मुख्य काम है वो यह है कि नए किस्म के अधिक उत्पादकता देने वाले ऐसे बीजों को जो लैब टू लैंड के एक्सपेरिमेंट में निकल कर के आ रहे हैं, जी। उन बीजों को किसानों तक उपलब्ध करवाना है। इसी दिशा में बीज निगम पिछले 44 साल से काम कर रहा है जी। और निरंतर बीज निगम ने नए वैरायटी के सीड्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करने में और उन बीजों के माध्यम से किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में और उनकी समृद्धि बढ़ाने में योगदान दिया है। बीज एक अगर आपने अच्छा भी दे दिया और उस बीज की में जो ज़मीन की जो गुणवत्ता रहती है और उसके बाद जो बीज पहुंचने तक का बहुत सारे, केवल आप अच्छा बीज दे दें उससे काम नहीं चलेगा, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बीज की कड़ियाँ रहती हैं। उन कड़ियों का कैसे होता है, जैसे जहाँ ज़मीन का चयन करना है या राइट, उस बारे में राइट। बताना है? बीज के बाद जो जिनको हम कृषि संक्रियाएं कहते हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ कहते हैं, जी। जी। उन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में क्या बेहतर से बेहतर हो सकता है, इसके लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, हमारे आरएईओज़ हैं, जो निरंतर ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं। जी। बीज निगम के खुद के भी फार्म्स हैं, तो बीज निगम अपने खुद के फार्म्स पर जो मॉडल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं, उनको लागू करने की कोशिश करता है। और हम लोग इस प्रकार से कोशिश करते हैं कि हमारे फार्म्स पर उत्पादकता, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ सके ताकि बाकी लोग भी उसको देख कर के अन्य किसान भी उससे लाभान्वित हो सकें। जी। जी सर, बीच में काफ़ी बड़ी ज़िम्मेदारी थी, बहुत सारे आपकी किसान, खेती किसान सब लोग आपकी तरफ नज़र रहा करती थी डिपार्टमेंट। धीरे-धीरे आपकी कुछ श्रिंक होता जा रहा है क्या डिपार्टमेंट? राइट। देखिए, मध्य प्रदेश मुख्यतः कृषि आधारित जी। प्रदेश है जी। और कृषि आधारित प्रदेश में कभी भी किसानी खेती का काम श्रिंक नहीं हो सकता। जी। पिछले वर्षों में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश को लगातार कृषि कर्मण अवार्ड मिले जी। जी। और मध्य प्रदेश ने अपना एक अलग पहचान कृषि उत्पादन के क्षेत्र में बनाई है। जहाँ तक सवाल यह है कि बीज विकास निगम का क्षेत्र श्रिंक हुआ है या उसके कार्यक्षेत्र में कमी आई है, तो ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि नए बीजों का उत्पादन करना और नए बीजों को ज़मीनी स्तर तक पहुंचाना, ये जी। हमारा काम है। जैसा कि आप जानते हैं, इस वर्ष भी केंद्रीय बजट में नए किस्म के बीजों के विषय में विशेष घोषणा करी गई है कि उन बीजों का भी उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि
बीज विकास निगम की जिम्मेदारी और बीज विकास निगम का दायरा दोनों बढ़ ही गया। और बढ़ेंगे बढ़ेंगे। और बढ़ेंगे। हम लोगों का अगर ये देखेंगे कि हमारा बीज का जो पूरा बिजनेस है मध्य प्रदेश में, उस बिजनेस में सीड कॉरपोरेशन का, बीज निगम का रोल बढ़ने का स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अच्छे और प्रामाणिक बीजों की ज़रूरत हमेशा है। जी। किसानों को बीज निगम के जो बीज हैं उन पर एक क्रेडिबिलिटी है, उन पर एक विश्वसनीयता है, और उस विश्वसनीयता के कारण से हमारा लगभग 25% बीज तो सीधे किसान स्वयं हमारे प्रोसेसिंग सेंटर से खरीद करके जाते हैं। जी। 25% सीधा बिक जाता है हमारा उत्पादन होने के साथ ही साथ। बाकी का जो है वो हम कृषि विभाग को सप्लाई करते हैं, कोऑपरेटिव्स को सप्लाई करते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे बीजों की जो गुणवत्ता है उसके संबंध में संदेह नहीं है। जी। साथ ही साथ अब कोशिश यह भी कर रहे हैं कि नए किस्म के बीज लेकर के आएँ, गुणवत्ता को और बेहतर करें, ताकि किसी प्रकार की कंप्लेंट्स नहीं आए नहीं। और लोगों को हम अच्छा बीज उपलब्ध करवा सकें। अगर देखा जाए सर, तो पिछले कुछ वर्षों में 2, 4, 5 सालों में हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी शॉप्स बढ़ती चली गई और बहुत सारे लोगों के पास जैसे पेस्टिसाइड के साथ-साथ वो बीज भी सेल करते हैं। हुँ। तो उनकी बीजों की क्या प्रामाणिकता है और उनकी क्या कॉस्ट है और वो आपसे कैसे कॉम्पीट करते हैं या आप उनसे कैसे कॉम्पीट करते हैं? अभी किस हुँ। स्थिति में आप लोग हैं? बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। जी। जैसे-जैसे खेती का डाइवर्सिफ़िकेशन हो रहा है, वैसे-वैसे नए प्रजातियों के, नए क्रॉप्स के बीजों की माँग प्रदेश में बढ़ी है। जी। इसके अलावा किसानों में नए बीजों के प्रति उत्सुकता और जागरूकता, यह दोनों भी चीज़ें बढ़ी हैं। जी। हमारे किसान के पास में बीज की सप्लाई के 2 मुख्य साधन हैं। जी। एक तो उसकी पुरानी जो फसल है, उस फसल से उसने जो बीज बचा लिया है उस, जी। अथवा फिर वो मार्केट में जाता है, प्राइवेट कंपनी से के सीड्स को लेता है। प्राइवेट कंपनीज़ का जो सीड है, वो सीड भी प्रमाणिक होता है, प्रमाणीकरण एजेंसी के द्वारा तो प्रमाणित किया ही जाता है। लेकिन जो विश्वसनीयता की बात है, विश्वसनीयता स्वाभाविक सी बात है, एक शासकीय एजेंसी पर ज़्यादा होती है। ज़्यादा होती है। एक जनरल एक अंडरस्टैंडिंग ये रहती है कि शासकीय एजेंसी पर ज़्यादा होती है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी हम लोगों की ज़्यादा होती है। जी। इसके अलावा जो बीज की कीमत है, वो बीज की कीमत भी, चूँकि हमारी बीज की कीमत राज्य शासन के द्वारा तय करी जाती है, तो हम उससे महँगा बीज नहीं बेच सकते हैं। जबकि बाकी प्लेयर्स के पास में ये डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा उपलब्ध रहती है। हुँ, हुँ। इससे कई दफ़ा किसान को ये हो सकता है कि उसे जो वांछित बीज है, वो महँगी दर पर लेना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में बीज निगम का रोल महत्वपूर्ण, जैसा मैंने पहले ही बताया, बीज निगम का रोल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हम एक निश्चित प्राइस पर किसान को बीज उपलब्ध करवा रहे हैं, ताकि उसका इनपुट की कीमत घट सके। जी। जितनी अहम ज़िम्मेदारी आपके पास है, क्योंकि पिछले कई सालों से आप लोगों की वजह से आप लोगों को अवार्ड भी मिला, नेशनल अवार्ड मिला, कर्मठ अवार्ड मिला और जितने ज़्यादा आप ऊपर पहुँचते हैं, उतनी ज़्यादा चुनौतियाँ आपके लिए बढ़ जाती हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके पास आएँ और आपसे इंटरेक्ट होके आप ही से बीज लें, उसके लिए सर क्या बिज़नेस प्लान हो सकता है आप लोगों का या होना चाहिए? किस तरह से आप लोग करते हैं? बीज निगम पिछले कई वर्षों से निरंतर काम कर रहा है, जी सर। और बीज निगम जब तक एक मोनोपोलिस्टिक स्टेज में था, जी। तब तक बीज निगम का व्यवसाय इत्यादि काफ़ी अच्छा था। बाद में जो कंपटीशन बढ़ने से बीज निगम के व्यवसाय में कुछ कमी आई है। लेकिन बीज निगम इस समय दोबारा अपने व्यवसाय को जी। बढ़ाने के लिए पूरी तैयारी के साथ में खड़ा हुआ है। सबसे पहली चीज़ यह है कि हम अपने फार्म्स पर भी बीज उगाते हैं, जी। और साथ ही साथ हम किसानों के साथ टाई अप करते हैं, उनको हम फाउंडेशन सीड, अच्छी किस्म का सीड देते हैं, जी। जी। जिसके बदले वो अपने खेत में जा कर के उससे बीज उत्पादन करते हैं, जी। जिसको हम सर्टिफाइड सीड कहते हैं, जी। और वो सर्टिफाइड सीड हमारे पास ला करके वो बेचते हैं। उस सर्टिफाइड सीड की हम प्रोसेसिंग करते हैं, पैकेजिंग करते हैं, और उसके बाद में हम फिर वो अन्य किसानों को जी। उपलब्ध करवाते हैं। अभी बीज निगम ने किसानों के साथ में टाई अप बढ़ाने की दृष्टि से एक नई उपार्जन नीति घोषित करी है, और इस उपार्जन नीति से में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान को जो मंडी में दाम मिल रहा है, उस मंडी के दाम के बराबर हम लोग उसे बीज का दाम देंगे,
और यदि उसके बीज की गुणवत्ता सही स्टैंडर्ड के अनुसार पाई जाती है तो उसको हम 10% प्रीमियम भी देंगे। तो इससे उसको मंडी के रेट से थोड़ा सा बेहतर रेट मिल पाएगा जी। और हमारे पास में किसान से टाई अप बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीज हमारे पास में इकट्ठा हो पाएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ यह है हम लोग कर रहे हैं कि किसान जब भी हमारे पास बीज लेकर के बेचने आता है उसको हम विदिन 3 डेज़ हम लोग उसका भुगतान कर देंगे। तो जो किसान को इमीडिएट कैश की आवश्यकता होती है वो भी बीज निगम उसको तत्काल पूरी कर देगा और क्वालिटी बीज हम लोग अपने पास में संग्रहित करके उनकी पैकेजिंग करेंगे। लक्ष्य यह है कि वर्तमान में जो लगभग 70 करोड़ का जो टर्नओवर है इसको हम आगामी वर्ष में 100 करोड़ के ऊपर इस वर्ष के अंत तक हम ले जाएं और जिसमें हम पूरे सफलता हमारी होगी। आगामी 3 वर्षों में प्लान यह है कि न सिर्फ अन्न और दलहन तिलहन के बीजों का हम काम करें बल्कि हॉर्टिकल्चर में विशेष करके जो हल्दी या अदरक या इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इनकी मांग बहुत ज़्यादा है, इनमें भी बीज निगम बीज उत्पादन का कार्य शुरू करेगा। ओवरऑल हम अपेक्षा यह है कि बीज निगम का जो व्यवसाय है वो आगामी 3 वर्षों में 200 करोड़ रुपए तक हम लोग लेकर के जाएंगे ताकि उस माध्यम से हम मध्य प्रदेश का जो सीड सेक्टर है उसमें लगभग 6% का योगदान दे सकें। आप इतना बड़ा काम कर रहे हैं और बहुत आगे काम करना भी चाह रहे हैं, आप अपने प्रोडक्शन और यील्ड को दुगना करना चाह रहे हैं, लेकिन आज अगर कोई खेती है, किसान है तो उसे कहाँ जाना चाहिए, कहाँ से कलेक्ट करना चाहिए, किसके माध्यम से वो आप तक पहुँच सकता है और कहाँ से वो परचेज कर रहे हैं? हमारे अलग अलग ज़िलों में प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं जो कि हमारे उत्पादन कार्यक्रम के केंद्र हैं। वहाँ पर किसानों के साथ हम टाई अप करते हैं। जो भी किसान रजिस्ट्रेशन अपना करवाना चाहते हैं वहाँ पर वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उन किसानों के रजिस्ट्रेशन के बाद उनको ब्रीडर सीड अथवा फाउंडेशन सीड उनको उपलब्ध कराया जाता है। किसान उत्पादन कर सकते हैं और उत्पादन कर लेने के बाद में सर्टिफाइंग एजेंसी उसका सर्टिफिकेशन करती है। तो एक पृथक से एजेंसी होती है जो बीजों का प्रमाणीकरण करती है और उसके बाद में वो प्रमाणित बीज हमें बेच सकता है। जैसा मैंने बताया कि उसको मंडी या मार्केट के रेट से हम लोग ज़्यादा ही रेट देंगे और ये भी इंश्योर करेंगे कि जो उत्पादन वो लेकर के आ रहा है वो हम पूरा खरीद सकें। सर मैं बात वो वाली भी कर रहा था कि जो किसान को बीज बोना है और आपसे परचेस करना है वो आपसे ही परचेस करता है ना? आपसे परचेस करने के लिए आपके पास जो सेंटर्स हैं उस सेंटर्स का भी कोई प्रचार प्रसार की कोई ऐसी व्यवस्था होती है लोकल लेवल पे या रीजनल लेवल पर? लोकल लेवल पर उन सेंटर्स के प्रचार प्रसार की व्यवस्था कृषि विभाग के माध्यम से करी जाती है और उसके अलावा हमारा जो बीज है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से या डीलर्स के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। कैश सेल भी हमारे काउंटर्स से होता है। इस नेटवर्क को भी और आगे बढ़ाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कम से कम प्रत्येक पंचायत में हमारा एक आउटलेट स्थापित हो सके। यहाँ छोटा सा एक विराम लेते हैं और फिर आगे अपन बहुत सी बातें करेंगे आपके इस विभाग की और आपके जो तत्कालीन विभाग था जिसमें आप बतौर कलेक्टर आप रतलाम में रहें उसके बारे में बात करेंगे। Exclusive.
डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, ये जैसे अल्हड़ चले तीस मिलकर। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है जी। सर आपका। सर हम बात कर रहे थे आपके विभाग बीज एवं फार्म विकास निगम के बारे में। सर आपके जब वो पैक होके चले जाते हैं उस पे एक मार्का भी रहता है, ये कैसे माने सर कि अगर 10 बोरी रखी है उसमें यही बोरा बीज का है और ये किस क्वालिटी का होगा, उसका थोड़ा सा आप बताएं। क्योंकि हमारे यहाँ जब किसान के यहाँ जाता है, किसान के गोडाउन में जाता है, तो बहुत ज़रूरी है सर कि वो बोलता है कि जा बेटा नीला वाला उठा ला बोरा है, लाल वाला उठा ला। तो इस तरह के क्या व्यवस्थाएं रहती हैं? स्टेंसिल्स की व्यवस्था के अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ टैगिंग की है। जी। टैगिंग टैगिंग यानी कि वो कहाँ से वो लॉट आया है और उस लॉट में क्या चीज़ है, कितना माल उसके भीतर है, जी कौन सी तारीख को वो पैक हुआ है, ये सारी डिटेल्स उस टैग पर होती हैं। जी अभी हम लोगों ने एक चीज़ और शुरू किया है, वो है बार कोडिंग। जी बार कोडिंग ये इंश्योर करने के लिए कि किसी तरीके कोई स्पूरियस या कोई फर्जी कोई पैकिंग नहीं हो जाए। जी वो बार कोडिंग के माध्यम से भी हम लोगों ने अभी क्वालिटी को इंश्योर कर रहे हैं। ये टैगिंग का जो पूरी प्रक्रिया है, ये पूरी प्रक्रिया हमारे प्रोसेसिंग सेंटर के भीतर ही होती है और अ, इसका पूरा हिसाब हमारे सॉफ्टवेयर पर रखा जाता है। जी बारकोड का जनरेशन भी सॉफ्टवेयर के थ्रू हम लोगों ने शुरू अब कर दिया है। जी तो इससे यह एक ट्रेसिंग बनी रहती है, ट्रेस हो सकता है कि यह जो पैकेट है, जी ये पैकेट कौन से किसान के या कौन से खेत से आया, कहाँ-कहाँ पर गया, इसमें क्या-क्या प्रोसेसिंग हुई, वो सारी डिटेल उस पैकेट तक रहती है। तो अब नकली बीज या इस प्रकार का बीज की जिसको हम ट्रैक नहीं कर सकें, यह कम से कम बीज निगम में बहुत संभव मुश्किल नहीं होगा। संभव। जी। सर इसमें जो आपने बताई कि पूरा का पूरा इसका रिकॉर्ड चलकर आता है और ऑब्वियसली अब आप लोग इतने सजग हो गए हैं तो एक पोस्ट सर्वे भी करते होंगे कि जो बीज लगाया था उससे कितनी किसान को यील्ड मिली। इन केस अगर कुछ जो गुणवत्ता है उसकी ठीक नहीं रहती तो उसमें किस तरह की पेनलाइज करते हैं आप, किस तरह की आपकी प्रोसीजर है उसको पेनलाइज करने का? सामान्यतः जो बीज हमारे द्वारा दिया जाता है, वो जी बीज किसान को जो हम देते हैं वो फाउंडेशन सीड देते हैं। जी फाउंडेशन सीड में अभी तक मेरे नज़र में ऐसी समस्या नहीं आई कि जिसमें फाउंडेशन सीड दिया हो जी और बीज उगा नहीं हो। लेकिन फिर भी यदि कोई ऐसी चीज़ आती है तो उसका कारण जानना ज़रूरी है कि ये हुआ बीज कैसे? नहीं उगा तो क्या ये जर्मिनेशन की कमी हम्म, से नहीं होगा या फिर इसमें उस खेत की परिस्थिति का कारण है। परिस्थिति, और पानी समय पे नहीं मिल हाँ, पानी पाया नहीं या मिल पाया या वहाँ वेदर का की कारण होगा। हाँ, वो ज़मीन की तैयारी उस तरीके से नहीं हुई। जी इस आधार पर हम लोग चेक करते हैं और हमारे जो रीजनल मैनेजर्स हैं वो वहाँ के स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के साथ जाकर जी के इसको चेक करते हैं और आवश्यक पड़ने पर जो ज़रूरी कार्रवाई है वो भी करते हैं। कृषि विभाग बहुत बड़ा है जिसके आप उसी के विभाग के अंतर्गत कहीं ना जी। कहीं आते होंगे। तो अपने असर को ट्रेनिंग का भी प्रोसीजर होता होगा, प्रोसेस होता होगा क्या? उस हम्म। किस तरह की ट्रेनिंग होती है अपने? कृषकों की ट्रेनिंग पर तो शासन का बहुत ध्यान है। जी कृषकों को जो एक्सपोजर विजिट्स का और उनके प्रशिक्षण का, जैसे आप जानते ही हैं कि कृषि विज्ञान केंद्र
लगभग हर ब्लॉक में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जी। और उन कृषि विज्ञान केंद्रों का मुख्य कार्य ही यह है कि जो नई तकनीक आ रही है, जो नई चीज़ें आ रही हैं और नई पद्धतियां हैं, स्टैंडर्ड पद्धतियां, उनके बारे में किसानों को जानकारी दें। इसके अलावा किसानों को राज्य के भीतर और राज्य के बाहर एक्सपोज़र विजिट पर लेकर के जाना, और विशेष करके कोई आपदा आती है, बारिश अधिक हो गई या किसी कीट का प्रकोप हो गया, ऐसी स्थिति में किसानों को सही सलाह देना, ये जी। सारा काम कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा और कृषि विभाग का जो ज़मीनी अमला है उसके द्वारा किया जाता है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि बहुत सारे अब मोबाइल ऐप्स हैं, और जी। बहुत बहुत अच्छे मोबाइल ऐप्स हैं। उदाहरण के लिए अपना जो एमपी किसान ऐप है, जी। इसके अलावा प्राइवेट ऐप्स भी बहुत सारे हैं, जो आप अगर फसल की फ़ोटो खींच करके उसमें बता देंगे, तो वे बता सकते हैं कि आपकी कौन-सी शिकायत है, उस शिकायत के आधार पर उसका क्या समाधान है। अरे वाह! ये बताया जा सकता है, आपने कब बुवाई करी थी, उसके बाद में आप अगर आपने उसमें बुवाई की तारीख डाल दी है, मौसम आपने उसकी टैगिंग कर दी है, जी। तो ऐसी स्थिति में वो बताते रह सकते हैं कि आपको अब क्या करना है, कौन-सी एक्टिविटी करनी है, कौन-सी दवाई का छिड़काव करना है, कौन से पेस्ट का अटैक हो सकता है। ये सारी चीज़ें बड़ी ईज़िली अब अवेलेबल हैं। हुँ। तो यदि कोई व्यक्ति किसानी कर रहा है, खेती का काम कर रहा है, तो पारंपरिक ज्ञान के अलावा इस चीज़ का भी अगर वो सहयोग लेता है, तो इससे उसकी रिस्क जो है कृषि की, वो घट जाएगी। घट जाती। तो सर जैसे ऐप की बात आपने की, बड़ी अच्छा वो है, और आजकल तो मेरे ख्याल से जितनी जनसंख्या है करीब-करीब उतने ही मोबाइल सबके हाथ में रहे हैं करेक्ट, ना। जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने नेटवर्क सभी जगह पहुँचा ही दिया है। तो उन्होंने अगर ऐप में अगर अपनी प्रॉब्लम डाली, हुँ, अपनी हुँ। कुछ फ़ोटो डाली, तो कितने समय बाद उसे जवाब मिल जाता है या उसकी रेमेडी मिल जाती है? अलग-अलग ऐप में अलग-अलग समय है, लेकिन निश्चित रूप से जो विश्वसनीय ऐप्स हैं, जी। जिनमें जिनमें उनकी क्रेडिबिलिटी है जिन ऐप्स की, उनमें आपको समय सीमा में समाधान मिल जाता है, और उस समाधान का लाभ भी होता है। सर एक हुँ, अपने यहाँ बैरसिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का भी एक अपना है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर। हुँ, इन लोगों के साथ भी अपन लोगों को टाई अप रहता है या हाँ, कुछ इन लो कोऑर्डिनेशन रहता है? सेंट्रल की जो एजेंसीज़ हैं और मध्य प्रदेश की जो एजेंसीज़ हैं, इन सबका मूलभूत काम तो कृषि का विकास और विस्तार करना ही है। जी, जी। तो जो सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, उनके पास चूँकि शोध और बाकी जो उनका नॉलेज प्लेटफ़ॉर्म है, वो जी। काफ़ी विस्तृत होता है। तो उस विस्तृत प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग हम लोग भी समय-समय पर करते हैं। हुँ, तो हुँ। सोयाबीन रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ में हम लोग टाई अप करके वहाँ से नए प्रकार के, नए किस्म के जो बीज हैं, उनको लेकर के आते हैं। जी, अपने फार्म्स पर हम उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और जब हम ये पाते हैं कि जो नया बीज है, जी। ये बड़े लेवल पर इसका विस्तार किया जा सकता है, तो उसके बाद में उसमें भी सहायता करते हैं। सर बहुत अच्छी बातें बताई आपने, डेफ़िनेटली लोगों तक ये पहुँचेंगी और वो उसका लाभ ले पाएँगे। सर अब आपके जो तत्कालीन आपकी पोस्टिंग थी बतौर कलेक्टर रतलाम, वहाँ पे भी सर बड़ी ज़िम्मेदारी रहती है। हालाँकि ब ब पूरा महकमा ही आपके अंडर में रहता है, जिसकी आपको रोज़ मीटिंगें लेनी हुँ, पड़ती हैं। हुँ। मेरे ख़्याल से 30 दिन में 35 मीटिंगें तो होती होंगी। तो सर वहाँ पे भी आपने कुछ अगर ऐसा कुछ किया हो जो आपके लिए चुनौती था और आपने उस काम को बखूबी किया हुआ हो? फील्ड पोस्टिंग में हमेशा एक अलग किस्म का इंटरेस्ट तो रहता ही है, और जैसा आपने बताया कि मीटिंग्स लेते हैं, लेकिन मीटिंग्स लेना हमारा मुख्य काम नहीं है। जी, जी। हमारा मुख्य काम है फील्ड में चीज़ों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से करवाना, और जो शासन की और शासन के प्रमुख जो हैं माननीय योजना है मुख्यमंत्री वो जी, जन-जन तक पहुँचे। उनकी जो योजनाएँ हैं, उनकी जो बात है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अच्छे तरीके से हम लोग पहुँचा सकें, वो हमारा मुख्य काम होता है। जी, तो एक चीज़ मुझे उदाहरण के लिए मैं याद आती है कि हम लोग बहुत बार फील्ड में जाते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, स्कूल का इंस्पेक्शन किया, आंगनबाड़ी का इंस्पेक्शन किया, और इंस्पेक्शन करते समय में हमारा फ़ोटो भी खिंच जाता है, रिपोर्ट भी बन जाती है। जी। लेकिन उस इंस्पेक्शन का फ़ॉलो अप क्या हुआ, ये हमें पता नहीं चल पाता, बिल्कुल ठीक जब बात। तक कि उस इंस्पेक्शन के विषय में बहुत डिटेलिंग करके हम ना रखें। हुँ, हुँ। ऐसी स्थिति में ये चीज़ ऑब्ज़र्व करी मैंने कि जो हमारे इंस्पेक्शन मॉड्यूल्स हैं, वो इंस्पेक्शन मॉड्यूल्स स्टैंडर्ड होने चाहिए, और
उसके बाद उन इंस्पेक्शंस पर की गई कार्यवाही वो भी समय सीमा में कार्यवाही पूरी होनी चाहिए। तो इसके लिए एनआईसी की मदद से हम लोगों ने एक ऐप डेवलप किया था वहाँ पर, जी और उस ऐप का नाम परख हम लोगों ने रखा। उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि उदाहरण के लिए यदि सीडीपीओ या तहसीलदार किसी निरीक्षण करने गए तो उन्होंने निरीक्षण करते समय में वहाँ जा कर के उसका फ़ोटो लिया और किन किन बिंदुओं पर निरीक्षण करना है उन बिंदुओं को चेक किया। जी चेकलिस्ट के रूप में यस नो उन्होंने लगाया, कुछ अपना रिमार्क लिखा और वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट बन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गई। जी। उस रिपोर्ट को उन्होंने संबंधित अधिकारी को फॉरवर्ड सौंप कर दिया। जब उस रिपोर्ट संबंधित अधिकारी तक पहुंच गई तो अब उस विभाग के जो जिला अधिकारी है उसके द्वारा कार्यवाही की जा रही है या नहीं की जा रही है उसकी मॉनिटरिंग संभव हो सकती संभव है। अन्यथा रिपोर्ट को बनाने में और रिपोर्ट को फिर डाक के माध्यम से पहुंचाने में और फिर उस रिपोर्ट पर कार्रवाई होने में बहुत समय लग जाता है, जिससे उस इंस्पेक्शन का कोई इम्पैक्ट नहीं बचता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इंस्पेक्शंस त्वरित हो और उन त्वरित इंस्पेक्शंस की जो रिपोर्ट है और रिपोर्ट के बाद में उसका जो फॉलो अप है वो हमारा टाइम बाउंड मैनर में हो जाए। ये भी बड़ी अच्छी आपकी थी मुहिम थी और जो आपने इम्प्लीमेंट कराया डेफिनेटली इंस्पेक्शन करके और उसके बाद जब तक अल्टीमेटली जो कमियां पेशी हैं या किसी को अवार्ड देना है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छा काम हो रहा है तो अवार्ड मिलना चाहिए और काम अगर ख़राब हो रहा है तो उसको सुधारना चाहिए। जी। और अगर ये चीज़ सामने आ जाए, पटल पर आ जाए, आपके पास आ जाए और जिला अधिकारी के पास आ जाए तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ हल निकलेगा। तो सर आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी शुभकामनाएं सर इसी तरह से आप करते रहें और आप अपने लक्ष्य की पूर्ति आपकी जल्दी ही पूरी हो जाए। थैंक यू तरुण जी, थैंक थैंक यू यू वेरी सर, मच। थैंक यू। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त।